हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। और ये सारे एमसीक्यूज किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? ऑप्शन है शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल या फिर बर्फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उबलता जल। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है? ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गैस एवं द्रव में। अगला प्रश्न है, ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? ऑप्शन है जब वह काला और खुरदरा हो, जब वह काला और चिकना हो, जब वह सफ़ेद और खुरदरा हो, जब वह सफ़ेद और चिकना हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जब वह काला और खुरदरा हो, यानी कि जब किसी वस्तु की सतह काले रंग का होगा और खुरदरा होगा तो वह किसी ऊष्मा स्रोत से आने वाली ऊष्मीय विकिरण को सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित करेगा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी प्रतिशत, ऑप्शन डी है अनुपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि संवहन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ में या जब ऊष्मा का संवहन उसके अणुओं के गमन से होता हो, यानी कि एक पदार्थ का अणु जब है एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है इस तरह से, और उस विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको संवहन कहते हैं। जैसे गैस या द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन द्वारा होता है। यानी जब किसी द्रव को या गैस को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गैस या द्रव को गर्म किया जा रहा है तो उसका जो अणु सबसे पहले ऊष्मा के संपर्क में आता है वह जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, और जो अणु ठंडा होता है वो गर्म अणु का जगह लेता है। और इस तरह से इस साइकिल के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको संवहन कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें किसमें जो है संवहन के कारण ऊष्मा का हानि नहीं होगा। ऑप्शन ए है उबलता जल, ऑप्शन बी है भूमि और मंद समुद्री पवन, ऑप्शन सी है वात्या भट्ठी के चारों ओर वायु परिसंचरण, और ऑप्शन डी है बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वात्या भट्ठी। क्योंकि उबलता जल है तो जल में भी ऊष्मा का संवहन होता है, जल द्रव है। समुद्री वायु है तो उसमें भी ऊष्मा का संवहन होगा। वात्या भट्ठी में जो है ऊष्मा का संवहन नहीं होता है। बल्ब में भी जो बल्ब के अंदर जो है गैस भरा जाता है तो उस गैस के अणु के द्वारा जो है ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी जब बर्फ में होता है तो उसका आयतन जो है ज़्यादा होता है, और जब पानी जो द्रव अवस्था में होता है तो उसका आयतन जो है बर्फ की अपेक्षा कम होता है।
और इस स्थिति में क्या होता है पानी को कि जब उसको गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन जो है घटता जाता है, और फिर जो है 4 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर गर्म करते जितना जाते हैं तो उसका आयतन जो है बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, या फिर ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उनके अपने अपने तापमान पर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये कोई वस्तु है और एक दूसरा कोई ये ए है, मान लेते हैं ये बी है, और इन दोनों को एक दूसरे से किसी तरह से टच कर दिया जाए या फिर टच ना भी किया जाए, तो इस दोनों वस्तुओं से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है एक दूसरे से किस बात पर निर्भर करेगा? तो कहा जाता है कि मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर अगर T1 है और इसका टेम्परेचर अगर T2 है, इस ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर T1 और इसका T2, अगर दोनों का टेम्परेचर यानी T1 इज इक्वल टू T2 होगा तो कोई ऊष्मा का स्थानांतरण दोनों में नहीं होगा। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, यानी कि पहला का तापमान जो है दूसरे के तापमान से ज़्यादा होगा, तो इस स्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है पहले से दूसरे की ओर होगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, यानी कि B का तापमान जो है A से अगर ज़्यादा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण B to A होगा। तो इस तरह से कहा जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है उनके अपने अपने ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की तुलना में भाप अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? ऑप्शन है भाप का ताप बहुत अधिक होता है, भाप गैस है जो कार्य करने में अधिक सक्षम है। अगला ऑप्शन है भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला है शरीर में भाप आसानी से प्रवेश करता है। तो इस प्रश्न का सिंपल और साधारण और सही उत्तर है कि भाप की जो है गुप्त ऊष्मा सब अधिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा जलता है उससे। अगला प्रश्न है, अधिक ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों? ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, और ऑप्शन डी है सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जमने पर जो है पानी फैलता है, यानी कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण पाइप जो है फट जाता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का पाठ्यांक समान होता है? ऑप्शन है 40 केल्विन, -40 डिग्री, -40 फ़ारेनहाइट, या फिर 40 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों का पाठ्यांक जो है समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मोमीटर, पारद थर्मोमीटर, अधिकतम पठन थर्मोमीटर, या फिर निम्नतम पठन थर्मोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एल्कोहल थर्मोमीटर। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी ऊष्मा का, ऑप्शन सी प्रकाश का, ऑप्शन डी दूरी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि थर्म जो है ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन है कि किसी भी ताप पैमाने का आरंभिक बिंदु, ऑप्शन बी है न्यूनतम संभव ताप, ऑप्शन सी जिस ताप पर सभी द्रवों के भाप जम जाते हैं, ऑप्शन डी जिस ताप पर सभी पदार्थ वाष्प होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जितना अधिक से अधिक न्यूनतम संभव ताप है प्राप्त करना उसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट क्या है? ऑप्शन है ऊष्मा मापने का यंत्र, ऑप्शन बी है ताप मापने का यंत्र, ऑप्शन सी है किसी निकाय का ताप स्वनियंत्रित करने का यंत्र, ऑप्शन डी है किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करने का यंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वैसा यंत्र जो किसी ताप निकाय का किसी सिस्टम का तापमान को ऑटोमेटिकली नियंत्रित करता है, तो उसको हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा कूलिंग किस पर आधारित है? ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, वायु निर्जलीकरण पर, बाष्पन शीतलन पर, या फिर वायु पुनर्जलीकरण पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बाष्पन शीतलन पर। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में पंखे चलने से आराम मिलता है, क्यों? ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा देता है इसलिए, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है,
ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे शरीर से निकलने वाला जो पसीना है उसका बाष्पीकरण का दर जो है हवा के कारण तेज हो जाता है, इसलिए हमें अधिक आरामदायक महसूस होता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो ऑप्शन दिया गया है पानी के बहने से, ऑप्शन बी है कंप्रेस गैस छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कंप्रेस गैस छोड़ने से। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, ध्यान से देखिए इसको, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों जो है तापीय क्रम को नियंत्रित करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही जो है टेम्परेचर को कम करता है। अगला है, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि एयर कंडीशन जो है आर्द्रता को नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर जो है आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वो आर्द्रता बढ़ाता है, क्योंकि उससे जो है ठंडा जल वाष्प निकलता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका सही है कि ये बी गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, जलयुक्त गिलास में तैरते बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो गिलास में जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पानी के तापमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि पहले से जब गिलास में जल और बर्फ दोनों रखा गया है तो उसका आयतन जो है जितना पहले था गर्म करने के बाद भी, मतलब बर्फ के पिघलने के बाद भी उसका आयतन उस पूरे गिलास में उपस्थित जल की मात्रा का उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में भंडारित फल अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, क्यों? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण, ऑप्शन सी श्वसन की दर घटने के कारण, ऑप्शन डी आर्द्रता बढ़ने के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि श्वसन की दर घटने के कारण। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब फल को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, यानी काफ़ी ठंडा होता है रेफ्रिजरेटर में, तो उस ठंड के कारण जो है बहुत सारी जो सड़ने गलने का जो प्रक्रिया होता है, खासकर ऑक्सीकरण का जो प्रक्रिया होता है, तो वो धीमा हो जाता है, जिसके कारण जो है फल ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, हवा के तापमान बढ़ने पर उसके जलवाष्प ग्रहण की क्षमता करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है, घटता है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है। जैसा कि जब हवा को हम तापमान जब बढ़ेगा तो उसका जो है तापमान बढ़ने के कारण उनके अणुओं के बीच का जो है अंतराणविक स्थान भी बढ़ेगा, और जिसके कारण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प को ग्रहण कर पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है कि वायु में दाब से कोई लेना देना नहीं है ध्वनि के वेग को। अगला है, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर जो है वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, यानी ताप क्या बताता है? तो ऑप्शन है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, उसके अणुओं के कुल वेग, या फिर उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि किसी वस्तु का ताप जो होता है उसको अणुओं के कुल औसत गतिज ऊर्जा को बताता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप कितना होता है? तो ऑप्शन है 280, 290, 300 या फिर 310। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 310 केल्विन जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है केल्विन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी या फिर चमड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारा, चूंकि एक धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए पारा जो है ऊष्मा का इसमें से सबसे सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या फिर प्रकीर्णन। तो देखिए चालन क्या होता है, कहता है जब किसी दो वस्तुओं में
एक्चुअल संपर्क से यानी फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो तो ये चालन हो जाएगा, कंडक्शन। विकिरण क्या होता है कि जब बिना किसी माध्यम के वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो उसको विकिरण बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। और संवहन में क्या होता है कि एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या आणविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि संवहन। और प्रकीर्णन में तो ऊष्मा का, ये तो प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के किस विकिरण में ऊष्मा होती है? ऑप्शन है परावैगनिक, अवरक्त, कॉस्मिक या प्रकाशीय किरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो होता है उस विकिरण में, उस रेडिएशन में जो है गर्मी होता है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? प्लैटिनम तापमापी, गैस तापमापी, पायरोमीटर या फिर बाष्पन तापमापी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। तो ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और करें और हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।